वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मिट्टी अर्थात सोइल का सामान्य परिचय हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सोइल। चूँकि भारत एक बहुत विशाल देश है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इस वजह से जो भारतीय मिट्टियाँ हैं उनका उचित वर्गीकरण करना एक बहुत कठिन कार्य है। इनके वर्गीकरण के आधार भी कई हो सकते हैं, तो किसी भी एक आधार पर किया गया वर्गीकरण पूर्णतः त्रुटि रहित नहीं हो सकता। जैसे कि रसायन शास्त्री हैं, वो मिट्टियों का वर्गीकरण उनके रासायनिक तत्व या फिर रासायनिक आवश्यकताओं के आधार पर करते हैं। इनमें मिट्टियों की संरचना है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो मिट्टी के वर्गीकरण का जो सबसे महत्वपूर्ण आधार है वो उसकी उपजाऊ शक्ति, उसको हम मान सकते हैं। इस आधार पर मिट्टी को हम 4 वर्गों में रख सकते हैं। पहला वर्गीकरण है उसके आधार पर, मतलब जो उपजाऊ शक्ति है उसके आधार पर वर्गीकरण के अंतर्गत मिट्टियाँ 4 प्रकार की होती हैं। जैसे अधिक उपजाऊ मिट्टी, मतलब जो बहुत अधिक उपजाऊ हो, फिर थोड़ी उससे कम उपजाऊ, फिर उससे भी कम उपजाऊ, और एक ऐसी मिट्टी जो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है अर्थात अनुपजाऊ मिट्टी। तो ये था उपजाऊपन के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण। इसी प्रकार से जो कण के आकार हैं, मिट्टियों के कण हैं, उनके आकार के आधार पर भी मिट्टियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे कि चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी। तो ये हैं मृदा के कणों के आधार पर वर्गीकरण। रंग के आधार पर भी मिट्टियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे काली, पीली, लाल, भूरी, इन सब मिट्टियों को मान्यता प्राप्त हो चुकी है। कुछ मिट्टियाँ होती हैं वो किसी फसल विशेष के लिए भी विख्यात हो जाती हैं, तो उन मिट्टियों को फिर उन फसलों के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे कि दक्कन का पठार है, उसकी काली मिट्टी है, वहाँ पे कपास बहुत पैदा होती है, तो इस वजह से उसको कपासी या कपास की मिट्टी कह सकते हैं। फिर इसी तरह से असम की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर चाय का उत्पादन होता है, तो इस वजह से वहाँ की मिट्टी को चाय की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर अंत में क्या हुआ कि जो फाइनल और अंतिम क्लासिफिकेशन है, अंतिम वर्गीकरण है, वो जो अभी मान्यता प्राप्त है वो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उसने 1935 में जो अखिल भारतीय भूमि उपयोग तथा मृदा सर्वेक्षण संगठन, ऑल इंडिया लैंड यूज एंड सॉइल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की, ये संगठन बनाया। और इस संगठन ने भारतीय मिट्टियों का एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया जो कि निम्नानुसार है। इस संगठन ने भारतीय मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है, 8 प्रकार बताए हैं। 8 कौन कौन से, पहले हम नाम देख लेते हैं। जैसे पहला जलोढ़ मिट्टियाँ, एलुवियल सॉइल, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, लाल मिट्टी, रेड सॉइल, लेटेराइट या लेटेरिटिक मिट्टियाँ, लेटेराइट एंड लेटेरिटिक सॉइल्स, वन और पर्वतीय मिट्टियाँ, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स, शुष्क तथा मरुस्थलीय मिट्टियाँ, एरिड एंड डेजर्ट सॉइल्स, और 7वीं लवणीय तथा क्षारीय मिट्टियाँ, सेलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल, और 8वीं तथा अंतिम पीट तथा दलदल युक्त मिट्टियाँ, पीटी एंड मार्सी सॉइल। तो ये था मोटा मोटा वर्गीकरण जो भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन ने एक परिषद ने एक संगठन बनाया, उसके द्वारा किया गया भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण। इन मिट्टियों को हम भारत का जो मानचित्र है उसमें इनका वितरण देख सकते हैं कि भारत के किस क्षेत्र में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। ये जो मैप है, इस मैप को हम पॉज करके उन मिट्टियों का क्षेत्र देख सकते हैं। अब हम भारतीय मिट्टियों का जो वर्णन है वो विस्तार से करेंगे। जैसे पहली हम लेते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी है उसको कांप मिट्टी भी कहते हैं, और ये भारत में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हैं। ये मिट्टियां हैं वो नदियों द्वारा लाकर नदी घाटियों में, बाढ़ के मैदानों में और
डेल्टाई प्रदेशों में बिछाई जाती हैं। इन मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और वनस्पति के अंश की कमी होती है, फिर भी ये मिट्टियाँ बड़ी उपजाऊ होती हैं। क्यों? इसका कारण यह है कि ये नदियाँ कई प्रकार के सैल चूर्ण हैं उनको बहाकर ले जाती हैं, जिनमें बहुत से रासायनिक तत्व मिले हुए होते हैं। तो इस वजह से ये उपजाऊ हो जाती हैं। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, वनस्पति का अंश इनकी कमी होती है, फिर भी ये उपजाऊ हो जाती हैं। तो जो गंगा सतलज का मैदान है वो इसी मिट्टी का बना हुआ है। जो गंगा सतलज का मैदान है इसकी गणना विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ मैदानों में की जाती है। और अन्य जगह पे इनका वितरण देखें तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के डेल्टाई भागों में भी जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जो डेल्टाई भागों में जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनको डेल्टाई मिट्टियों के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त ये मिट्टियाँ असम घाटी, गुजरात, पश्चिमी जो तटीय मैदान है उनमें भी पाई जाती हैं। ये जो जलोढ़ मिट्टियाँ हैं ये भारत का सबसे बड़ा मृदा समूह है, क्योंकि ये भारत के 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हैं और जो कि भारत के लगभग 45.6% भाग पर वितरित हैं। तो इन मिट्टियों को भी, जो जलोढ़ मिट्टियाँ हैं, इनको भी हम आगे विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि नदीय जलोढ़ मिट्टियाँ जो नदी घाटियों में मिलती हैं, तटीय जलोढ़ मिट्टियाँ जो कि तटीय भागों में मिलती हैं, डेल्टाई जलोढ़ मिट्टियाँ जो कि नदियों के डेल्टाई भागों में मिलती हैं, और तराई जलोढ़ मिट्टियाँ जो कि तराई भागों में मिलती हैं। जो उत्तर प्रदेश के भाबर जो क्षेत्र है उसके दक्षिणी क्षेत्र में ये तराई जलोढ़ मिट्टियाँ मिलती हैं। तो ये थी अपनी जलोढ़ मिट्टी। भारत में पाई जाने वाली दूसरी मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी, इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का निर्माण माना जाता है कि ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ था। इस कारण इसमें कई प्रकार के खनिज तत्व विद्यमान हैं। इसमें लोहा, मैग्नीशियम, चूना, एल्यूमिनियम ये बहुतायत से मिलते हैं। तो इस वजह से जो खनिज मिलते हैं, इस वजह से ये मिट्टी बहुत उपजाऊ है। काली मिट्टी, ये मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए इसे काली मिट्टी, काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ये दक्षिणी भारत के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें नमी धारण करने की पर्याप्त क्षमता होती है। इसके लिए सिंचाई की उतनी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि एक बार नमी इसे मिल जाती है तो ये लंबे समय तक उसे धारण करके रख सकती है। तो जब नमी कम हो जाती है ग्रीष्म ऋतु में तो ये मिट्टी सूख जाती है और इसमें दरारें पड़ जाते हैं। तो इस वजह से इसमें ऐसे प्रतीत होता है जैसे जुताई कर दी गई हो। तो ये मिट्टी स्वतः जुताई के लिए प्रसिद्ध है, काली मिट्टी। फिर ये रंग के आधार पर जो ये काली मिट्टी है इसको 2-3 भागों में आगे और बांट सकते हैं कि रंग कितना गहरा है उसके आधार पर मिट्टी कैसी होगी। जैसे गहरी काली मिट्टी, फिर जो उससे थोड़ा हल्का कलर होगा उसको बोलेंगे मध्यम काली मिट्टी, उससे भी कम गहरा कलर उसको हल्की काली मिट्टी, फिर जो लाल मिट्टी के पास में उसके नज़दीक वाली मिट्टी होती है उस काली लाल मिश्रित मिट्टी। तो ये थी काली मिट्टी। अगली मिट्टी है लाल मिट्टी। ये मिट्टियाँ जो लाल मिट्टी हैं ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से, वहाँ से लेकर उसके दक्षिण भाग तक पाई जाती हैं। ये लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हैं। तो इनका अन्य जो विस्तार है, अन्य जगह जहाँ पे विस्तार है वो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश से इनके पूर्वी भाग, बिहार का दक्षिणी भाग, झारखंड का छोटा नागपुर का पठार, पश्चिमी बंगाल का वीरभूम, बांकुड़ा और मिदनापुर ज़िला, मेघालय की जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं वो, नागालैंड में, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, मिर्ज़ापुर, बांदा और झांसी ज़िलों में, राजस्थान के अरावली पर्वत के पूर्वी क्षेत्रों में और दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के भी कुछ भागों में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इस तरह से ये छोटे छोटे क्षेत्रों, छोटे छोटे इनके खांचे पाए जाते हैं। संपूर्ण भारत में ये लाल मिट्टियाँ फैली हुई हैं।
इनका निर्माण है वो प्राचीन रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से जो सामग्री प्राप्त हुई थी उनके मिलने से इन मिट्टियों का निर्माण हुआ था। इन मिट्टियों में लोहा, एल्यूमिनियम और चूने की प्रधानता होती है, परंतु जो ह्यूमस या फिर जो जीव और वनस्पति का अंश और फास्फोरस इनकी कमी होती है। इनका रंग भी स्थान स्थान पर बदलता रहता है, कहीं कहीं भूरा, चॉकलेटी, पीला या फिर काले के पास में भी चला जाता है। जहाँ कहीं भी ये मिट्टी छोटे छोटे टुकड़ों की बनी होती है, छोटे कणों की बनी होती है, वहाँ पर ये काफ़ी उपजाऊ होती है। लेकिन जहाँ पर मिट्टी की तहों में पानी नहीं रुकता, मतलब मोटे कण होते हैं, वहाँ पर ये बंजर रह जाती है। इन मिट्टियों में जो मोटे अनाज जैसे कि बाजरा, ज्वार ऐसे फसलें ही पैदा की जाती हैं, परंतु जहाँ पर लाल मिट्टी गहरे रंग की और अधिक गहरी और उपजाऊ है, वहाँ पर अन्य फसलें भी पैदा की जाती हैं, जैसे कपास, गेहूँ, दालें, अन्य फसलें पैदा की जाती हैं। तो ये थी लाल मिट्टी। अगली है अपनी लेटेराइट या लेटेरिटिक मिट्टियाँ। तो लेटेराइट मिट्टियाँ ये भारत के 2.48 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हैं। ये मिट्टियाँ हैं जो मानसूनी जलवायु है उसकी विशिष्ट स्थितियों में निर्मित होती हैं। इन मिट्टियों में जो मानसूनी जलवायु है उसकी वजह से ये बनती हैं, तो आर्द्र और शुष्क ऋतु का जो परिवर्तन है वह क्रमिक रूप से होता है। इस वजह से इन चट्टानों में सिलिका की कमी आ जाती है। इनमें नाइट्रोजन, चूना, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम इनकी भी कमी होती है। इस वजह से इनकी उपजाऊ शक्ति बहुत कम रह जाती है। कुछ भागों में ये मिट्टियाँ कंकरीली और छिद्र युक्त भी हो जाती हैं। ये कृषि के लिए इतनी उपयोगी नहीं है क्योंकि ये उपजाऊ नहीं है, परंतु इनमें घास और झाड़ियाँ हैं, इस तरह की वनस्पति उग सकती है। इनका जो वितरण है वो देखें तो ये पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर पठार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, असम के पर्वतीय क्षेत्र, राजमहल की पहाड़ियाँ, इन क्षेत्रों में ये मिट्टियाँ विस्तृत हैं। इस प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं वो कृषि के लिए तो उतनी योग्य नहीं हैं, परंतु ये भवन निर्माण के लिए बहुत उपयोगी हैं। फिर अगली मिट्टी है वन या पर्वतीय मिट्टियाँ। वन या पर्वतीय मिट्टियाँ उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ पर पर्वतीय भाग हैं वो वनाच्छादित हो गए हैं। इनका विस्तार भारत में लगभग 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, मतलब उस क्षेत्र में ये फैली हुई हैं ये मिट्टियाँ। ये जो कि भारत के क्षेत्रफल का लगभग 8.67% भाग आता है। ये मिट्टियाँ हिमालय के पर्वतीय भागों में पाई जाती हैं। इनका विस्तार देखें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में इनका विस्तार मिलता है। इनके अलावा भी जैसे उत्तर पूर्वी भारत है, वहाँ पर भी पहाड़ी क्षेत्रों में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ये जो वन और पर्वतीय मिट्टियाँ हैं ये अधिकांशतः टर्शरी युग की चट्टानों का अपक्षय होने से बनी हैं। इन मिट्टियों में पत्थर, कंकड़ इनकी प्रचुरता होती है। तो ये थी वन और पर्वतीय मिट्टियाँ। फिर अगली है शुष्क तथा मरुस्थलीय मिट्टियाँ। शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टियाँ ये भारत के 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई हैं, जो कि 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती हैं। इस प्रकार की मिट्टियों में रेत की मात्रा बहुत अधिक होती है और ह्यूमस की मात्रा कम होती है, इसलिए ये अधिक उपजाऊ नहीं होती। और ये हम जानते हैं कि इस तरह की मिट्टियाँ अधिकांशतः राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है वहाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा दक्षिणी पश्चिमी जो पंजाब है राजस्थान से लगता हुआ क्षेत्र और दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा, वहाँ पर भी ये शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इन मिट्टी में विभिन्न आकार और विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं जो गतिशील और परिवर्तनशील रहते हैं। इनमें जो खनिज नमक है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु ये शीघ्र ही घुल जाते हैं। जो खनिज नमक हैं ये, तो जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहाँ पर इन क्षेत्रों में अच्छी फसलें पैदा की जा सकती हैं।
जैसे कि इंदिरा गांधी, राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण वहाँ पर ये मिट्टियाँ बहुत उपजाऊ सिद्ध हुई हैं। वहाँ पर गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, सब्जियाँ, इस तरह की फसलें उत्पादित की जाती हैं। तो इस प्रकार से ये जो शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टियाँ हैं, ये पानी मिलने पर, पानी की उचित व्यवस्था होने पर अच्छी फसल दे सकती हैं। फिर अगला है लवणीय तथा क्षारीय मिट्टियाँ। लवणीय और क्षारीय मिट्टियाँ हैं, ये अपेक्षाकृत शुष्क भागों में पाई जाती हैं। इन्हें अनेक नामों से भी जाना जाता है, जैसे रेह, कल्लर, ऊसर, थूर, कार्ल, ये इस तरह से कई नामों से, इन चौपन, इस तरह के कई नामों से इन्हें पुकारा जाता है। इन मिट्टियों का विस्तार हम देखें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र के जो अपेक्षाकृत शुष्क भाग हैं वहाँ पर ये लवणीय और क्षारीय मिट्टियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि जो मिट्टी में नमक रह जाता है और तापमान अधिक होने के कारण, शुष्कता के कारण जल उड़ जाता है वाष्प बन के, तो जो मिट्टी है वो लवणीय और क्षारीय रह जाती है। ये उन क्षेत्रों में भी जहाँ पर नहरों द्वारा सिंचाई होती है और भूमिगत जल स्तर उच्च होता है थोड़ा, वहाँ पर भी जो एक विशेष क्रिया है केशिका क्रिया, इस वजह से लवण है वो धरातल पर आ जाते हैं और ये मिट्टियाँ लवणीय और क्षारीय बन जाती हैं, और इस वजह से ये मिट्टियाँ बहुत उपजाऊ नहीं हो पाती, लगभग अनुपजाऊ या बंजर ही रहती हैं। जैसे गुजरात में खंभात की खाड़ी के इर्द गिर्द जो ज्वार भाटा द्वारा निम्न क्षेत्र पर जो नमक का जमाव होता है, उस वजह से वहाँ की मिट्टी लवणीय बन गई है, जो कि बंजर हो गई है। फिर अंतिम पीट तथा दलदल युक्त मिट्टियाँ। ये मिट्टियाँ अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में, जहाँ पर नमी अधिक होती है वहाँ पर, और दूसरा चीज़ वहाँ पर जैव पदार्थ जमा हो जाए, उस जगह पर ये पीट या दलदल युक्त मिट्टियाँ बनती हैं। इनमें जो घुलनशील तत्व हैं वो अधिक होते हैं और जैव पदार्थ 40% तक होता है, 10 से लेकर 40% तक पाया जाता है। दलदली मिट्टियाँ हैं, उनमें वनस्पति तत्व अधिक होते हैं। ये मुख्य रूप से पश्चिमी तटीय मैदान है वहाँ पर पाई जाती हैं। पूर्वी तटीय मैदान में उड़ीसा, तमिलनाडु के तट और पश्चिमी बंगाल का सुंदरवन क्षेत्र, वहाँ पर भी ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में अधिकांश पीट मिट्टियाँ हैं वो जल में डूब जाती हैं, परंतु वर्षा ऋतु जैसे ही समाप्त हो जाती है तो इन पर चावल की फसल उगाई जाती है। ये थी पीट तथा दलदल युक्त मिट्टियाँ और ये पूरा वर्गीकरण भारतीय मिट्टियों का। थैंक यू।